दोस्तों, मैं हूं वकास अजीज़ और जैसा कि आप जानते हैं कि नेशनल असम्बली का इस वक्त 53 करोड़ का मामला चल रहा है। शहर में इतनी बड़ी वारदात हुई, अगर पार्लियामेंट के मुलाजमीन ही इससे महफूज नहीं हैं तो पाकिस्तान के दीगर सरकारी इदारों में काम करने वाले लोगों को तहफ़्फ़ुज़ कैसे मिलेगा, एक आम पाकिस्तानी शहरी को इंसाफ कैसे मिलेगा। घर को आग लग गई, घर के चिराग से। इस वक्त नेशनल असम्बली के ही मुतासरा फरीक इमरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, बड़ा दुख हुआ, बड़ा रंज हुआ कि आपके हक़ पे डाका मारा गया। जी बिल्कुल, आपकी बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता चलूँ। नेशनल असम्बली कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के मामलात हैं, उसके लिए एक बाकायदा तौर पे मैनेजमेंट कमेटी बैठी हुई थी, जिसकी टर्म 15 अप्रैल 2024 को ख़त्म हो गई। लेकिन यहाँ पे ये हैरत अंगेज़ बात है कि ये जो इन्होंने एग्रीमेंट किया है, ये इन्होंने किया है 8 अप्रैल को, जो कि ठीक 7 दिन पहले उन्होंने किया है FECHS के साथ, क्योंकि 15 को ख़त्म हो रहा था। 15 को वो ख़त्म हो रहे थे। वो इसके मजाज ही नहीं थे इस एग्रीमेंट करने के। 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पे 50 करोड़ की डील करना, 200 नए प्लाट लेना, जबकि FECHS वाले पहले ऑलरेडी वो खुद कबूल कर रहे हैं कि हमने 434 प्लाट इनके देने हैं। ये तो वो मुंह से मान रहे हैं कि जी हमने 434 प्लाट देने हैं, लेकिन अगर इसकी गहराई में जाया जाए तो इसमें आपको 100-200 से ज़्यादा मज़ीद ऐसे प्लाट्स मिलेंगे। जैसे कि मेरा अपना प्लाट है 154 स्ट्रीट में, ये 4 स्ट्रीट्स हैं 152 से लेकर 155 तक, जिसके 100 से ज़ायद मुतासरीन हैं, जिनको इन्होंने अदालत में जो अपनी लिस्ट जमा करवाई है, रिट पटिशन नंबर 3838, उसमें इन प्लाट्स को पोजेशनेबल शो किया गया है और इनको नॉन पोजेशन से हटा के पोजेशनेबल बताया गया है। अगर इनको भी शामिल किया जाए, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्लाट्स होंगे जो मेरे इल्म में नहीं हैं, वो चेक करने पे इंतज़ामिया ही बता सकती है। लेकिन यहाँ पे आपकी बात को मैं मज़ीद बढ़ा दूँ कि यहाँ पे ये जितनी भी गफलत का मुजाहरा हो रहा है, ये सिर्फ़ और सिर्फ कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है इसका ज़िम्मेवार, जो हमारा रजिस्ट्रार ऑफिस कह लें, DC ऑफिस कह लें। यहाँ पे ये या तो इनका जो नीचे स्टाफ है कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का, या तो इतना नाअहल है, या फिर इनको इस काम की समझ नहीं है, या इन्होंने पैसे खाए हुए हैं, या इन्होंने प्लॉट्स ले लिए हैं। ये मेरी समझ से बाहर है कि ये क्यों नहीं एक्शन ले रहे। और इतनी बड़ी ये डील हो गई बग़ैर किसी चेक एंड बैलेंस के, कि जबकि पुराने वो प्लॉट्स जो 2012 से 2013 से उन्होंने देने थे वो अभी तक नहीं दे सके, तो वो मज़ीद 200 प्लॉट्स किस तरह दे सके। नहीं, इसमें मैं आपकी बात करता हूँ। इसमें एक और बात का मैं इजाफा कर दूँ कि जो सेक्रेटरी हैं फेडरल एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के, वो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडिंग इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वहाँ पे ये बयान दे चुके हैं कि मेरे पास किसी बंदे को प्लॉट देने के लिए जिनाह गार्डन फ़ेज़ 1 में जगह ही नहीं है। जबकि कौमी असम्बली वालों को और इनके साथ जो जॉइंट वेंचर हुआ है वो वही फ़ेज़ 1 का है, और कौमी असम्बली वालों के प्लॉट्स इनको इनकी अपनी जगह पे इन्होंने देने थे, और इसके इवज़ उन्होंने हमसे 465 कनाल ज़मीन पोजेशनेबल इन्होंने ली, और 565 कनाल उसके इन्होंने पेपर्स लिए। और उसमें ये जो जॉइंट वेंचर हुआ है उसमें बाकायदा ये तहरीर हुआ है कि पोजेशनेबल के अलावा जो जगह होगी जिसके डॉक्यूमेंट्स इनको दिए जाएंगे, वो उन्होंने कब्ज़ा खुद वागुज़ार कराना है। उसके बदले में इन्होंने 1083 प्लाट्स देने थे, लेकिन ये अभी तक कुछ काम नहीं कर सके। इसके मुकाबले में जो नेशनल असम्बली की मैनेजमेंट कमेटी है, ये पता नहीं करप्शन कर रहे हैं, मार धाड़ कर रहे हैं। इनका तो काम ही, इनका वतीरा ये बन चुका है कि जी बस गरीबों से प्लाट ऐंठो और उसको पोजेशनेबल प्लाट में कन्वर्ट करवाओ और उसको जाके ओपन मार्केट में सेल कर दो। इसके लिए उन्होंने फ्रंट मैन रखे हुए आगे मार्केट में, जिसके थ्रू ये काम हो रहा है। दोनों मैनेजमेंट कमेटीज़ इस टाइम मिली भगत से काम चला रही है। मुतासरीन को कोई प्लाट नहीं मिल रहे, जो शुरू में इनको मिले हैं 300 प्लाट या 400 प्लाट, उसके अलावा किसी को कोई प्लॉट नहीं मिला। अच्छा, आप बात कर रहे हैं रजिस्ट्रार ऑफिस की, तो गुज़िश्ता जो हेयरिंग थी उसके ऊपर राबिया औरंगज़ेब साहिबा ने भी ये वर्डिक्ट दिया था। उसके जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस मुशर्रफ तरक्यानी साहब का भी वर्डिक्ट मौजूद है कि ये 50 करोड़ को आपने छेड़ना नहीं है, जबकि मैंने गुज़िश्ता व्लॉग में भी बताया कि 39 करोड़ रुपया निकाला जा चुका है। तो इसका मतलब ये है कि वाजिद नदीम शाही और उसके साथ साथ जो आपकी नेशनल असम्बली के जो 2 लोग हैं, रवाती और शफीक, ये इतने मजबूत हैं कि आपका हक़ खा गए हैं। देखें जी, इन लोगों को आप लोग ना कहें तो मेरे ख्याल में बेहतर होगा। ये इंसान नहीं हैं, ये मगरमच्छ हैं, ये माफियाज़ हैं। माफियाज़ का मुकाबला करना किसी एक सीधे सादी आम शहरी का काम नहीं है। यहाँ पे अदालतें भी बेबस हो जाती हैं, यहाँ पे इदारे भी बेबस हो जाते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ काम करती है, सादे लफ्ज़ों में बाबा कायद आज़म या प्लॉट्स। ये इनको बंदे ख़रीदे जाते हैं जी। यहाँ पे आप किस इंसाफ की बात कर रहे हैं? अभी आप इसको इन्होंने MOU साइन किया 2023 में
جس کے مئی 2023 میں MOU یہ سائن ہوا ہے، اور مئی 2023 سے لے کے مارچ 2024 تک انہوں نے 450 پلاٹس دینے تھے FECHS نے. لیکن آج مجھے آپ بتائیں کہ اس پورے دورانیے میں اس MOU کے بعد ایک سنگل پلاٹ بھی بقبضہ کسی فیکٹری کو ملا ہے نہیں، کسی ایک بندے کو بھی ایک پلاٹ نہیں دیا گیا. تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل صرف اور صرف انصاف ہے، قانون کی عمل درآمد ہے، ایک اچھی انتظامیہ ہو، ایک اچھے بندے ہوں، کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کو اس میں متحرک ہونا پڑے گا. میڈم رابعہ اورنگزیب نظر تو آ رہی ہیں کہ وہ کوئی افیکٹو رول ادا کر سکیں، لیکن جو ان کے ساتھ آگے پیچھے بندے بیٹھے ہیں، جو ان کا سپورٹنگ سٹاف ہے، مجھے نہیں لگتا کہ ان میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ اتنے بڑے مسئلے کو ہینڈل کریں. آپ مثال آج کی ڈیٹ سے لے لیں کہ آج ڈیٹ پہ انہوں نے بلایا گیا. اب ان کو یہ مسئلہ صرف جناح گارڈن کا نہیں ہے. جناح گارڈن میں 2 سوسائٹیز کا جوائنٹ وینچر ہے، FECHS کا اور نیشنل اسمبلی امپلائز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز کا. اب جب آپ دونوں کو اکٹھا بلائیں گے تو وہاں پہ یہ ایک کھچڑی بن جائے گی، نہ آپ ایک کی بات سن سکیں گے، نہ آپ دوسرے کی بات سن سکیں گے. میں نے میڈم رابعہ کو اندر عدالت میں بھی ریکویسٹ کی ہے کہ آپ مہربانی کر کے دونوں سوسائٹیز کے ممبران کو، دونوں سوسائٹیز کے فیکٹریز کو علیحدہ بلا کے سن لے. جناح گارڈن FECHS کے تو فیز 1 فیز 2 اور ہزاروں کے حساب سے ان کے فیکٹریز ہیں جن کا مسائل شاید کبھی بھی نہ ختم ہو سکیں، شاید ان بیچاروں کی زندگی میں ہی نہ ختم ہو سکیں. لیکن نیشنل اسمبلی کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کا جس کا تعلق صرف فیز 1 سے ہے، اس کے فیکٹریز میرے خیال میں 600 یا 650 کے لگ بھگ رہ گئے ہوں گے. ان کے مسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں، ان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں، تو سالویبل ہیں. ان پہ آپ دھیان کریں، تھوڑا سا حل کریں، کوئی غریبوں کی دعائیں لیں. یہ ان کو دونوں معاملات کو ڈسٹنگوش کریں گے تو معاملات بھی آسان ہوں گے اور اس کا فیصلہ بھی بآسانی کر سکیں گے. صحیح، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے کھل کے بات بھی کی. یہاں پہ وزیر اعظم پاکستان جو اس پارلیمنٹ کے سربراہ کے طور پر ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اس سارے معاملے کا نوٹس لیں. صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب سے گزارش ہے اس معاملے کا نوٹس لیں. قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے گزارش ہے، اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے گزارش ہے، کیونکہ میمن صاحب نے تو کچھ کرنا نہیں ہے. میمن صاحب کی جو میمنیاں ہیں اور جو مینگڑیاں ہیں وہ تو اس وقت پورے اسلام آباد کو گندہ کر رہی ہیں. آنے والے دنوں میں اب میں آپریشن میمن بھی شروع کر رہا ہوں، کیونکہ اب بس بہت ہو گئی اللہ کی مخلوق کو. اور یہ بری امام سرکار کا علاقہ ہے، یہ گولڑا شریف کے تاجدار کا علاقہ ہے، یہاں پہ اولیاء اللہ کے مزارات ہیں، یہاں پہ ان کی آل اولاد ہے، ان کا فیض ہے، ایک روحانی علاقہ ہے. اس کو کس طرح یہ لوگ جہنم میں نعوذ باللہ بدل رہے ہیں. اب ان حرام خوروں کو گرفتار کر کے ان سے جو ہے عوام کا پیسہ نکلوایا جائے تاکہ انصاف کا بول بالا ہو سکے. اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ.